बात करेंगे, कल हमने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा था। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कौन से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे? फर्स्ट की, अगर कोई इस तरह की वाटर बबल, ये वाटर बबल है, वाटर बबल। वाटर बबल क्या होती है? बाहर में लिक्विड होती है और अंदर में गैस होता है। तो गैस की अंदर की प्रेशर ज्यादा होती है, गैस की प्रेशर ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, बाहर की प्रेशर कम होती है, बाहर की प्रेशर कम होती है। ठीक है, ये कंडीशन P इनसाइड और ये P आउटसाइड है। तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज 2T/R। ये फॉर्मूला निकल करके आया था। R इज द रेडियस ऑफ द गैस बबल। ठीक है, ये फॉर्मूला आया था। और हमने बोला था क्या कि अगर ये सोप बबल्स होते तो सोप बबल्स के केस में क्या होती है? सोप बबल्स के केस में 2 सरफेसेज होते हैं, 2 सरफेसेज। सोप बबल्स के केस में कितनी सरफेसेज होती हैं? 2 सरफेसेज। इसलिए इनसाइड की प्रेशर और आउटसाइड की प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, वो होती है 40/R। P इनसाइड माइनस P आउटसाइड क्या होती है? 40/R। ये डिफरेंस। तो ये बात आप समझ लेना कि जब भी कोई ऐसी सरफेस होगी, ऐसी कभी भी सरफेस आ जाए, है ना, तो इस साइड के सरफेस को बोली जाती है कॉनकेव और इस साइड के सरफेस को बोली जाती है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव साइड की प्रेशर हमेशा ज्यादा होती है। कॉनकेव साइड ऑलवेज हैव लार्जर प्रेशर। 2 सरफेसेज अगर होगा ना जहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स होगी, तो कॉनकेव साइड की प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? तो प्रेशर का डिफरेंस होगा 2T/R। इतनी ज्यादा होगी, 2T/ ज्यादा होगी। किस केस में? जब यूज करूंगा वाटर बबल और वाटर ड्रॉप या वाटर बबल की एक्सेस प्रेशर ये होगी। और दूसरी, जब सोप बबल्स की बात करी जाएगी तो ये 40/R हो जाएगी। सोप बबल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगी? 40/R। एक जगह और हम निकाल सकते हैं, जैसे मान लो कि एक ट्यूब है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिससे वाटर की फ्लो हो रही है, या मान लो सिलिंड्रिकल ट्यूब में वाटर रेस्ट में, इस तरह से। तो ना यहाँ पे भी एक्सेस प्रेशर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर ये जो ओवरऑल वाटर का जो पार्ट पाइप के अंदर है, उसको अगर हाफ से कट कर दो, हाफ वाइज क्या करो? कट कर दो। तो कट करेंगे तो कैसा शेप दिखेगा? देखो ऐसा शेप दिखेगा। हाफ अगर कट करेंगे ना तो इस तरीके का शेप दिखेगा वाटर का, ऐसा दिखेगा। हाफ कट करने पे ये दिखेगा। यहाँ पे क्या होगा? ऊपर वाली पार्ट इसको सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहा होगा इस साइड, सरफेस टेंशन फोर्स के कारण इस साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा। अपने सिलेबस में ट्यूब की ना रेडियस को नेग्लिजिबल करना है, यानी ये वाला जो रेडियस है ट्यूब की, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, इसको नेग्लेक्ट करके चलिए। तो मान लो अगर ये वाली लेंथ है L, तो बता सकते हो L इफेक्टिव कितनी है, कितने लेंथ में ओवरऑल फोर्स लग रही है। तो देखो ओवरऑल ये लेंथ है, L लेंथ इस साइड और L लेंथ इस साइड, और ये वाली लेंथ L में, हाँ, ये दोनों लेंथ नेग्लेजेबल है। ये वाली लेंथ लार्जर है और ये वाली लेंथ लार्जर है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2L। टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2L हो गई। और हमें पता है सरफेस टेंशन फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? सरफेस टेंशन फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी इनटू इफेक्टिव लेंथ, ये होती है
सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी T होती है और लेंथ कितनी आई, लेंथ आई 2L। इस तरह से 2L। सरफेस, हाँ। अब अगर एक्सेस प्रेशर की बात करी जाए तो कितनी एक्सेस प्रेशर होगी, तो एक्सेस प्रेशर निकालनी है तो देखो क्या होगी, एक प्रेशर इधर से लिक्विड लगा रहा होगा, बाहर से एक प्रेशर होगा और एक प्रेशर अंदर से लिक्विड लगा रहा होगा, इनसाइड वाला प्रेशर। तो इनसाइड वाला प्रेशर माइनस आउटसाइड वाला प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स ये है, फोर्स कितनी है T इंटू 2L। तो इस फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दें, इसकी एरिया बता सकते हो क्या, इसकी ये वाली लेंथ है 2R और ये वाली लेंथ है L, तो रेक्टेंगल का एरिया 2R इंटू L हो गई क्या, तो L से L कट गई, 2 से 2 कट गई, तो T ओवर R आती है। एक्सेस प्रेशर कितनी आती है सिलेंड्रिकल वाटर जेट के फॉर्म में, T ओवर R। तो जब भी क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल वाटर जेट की बात करी जाए ना, तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होती है T बाय R। तो 3 फार्मूला हो गया, कौन कौन सा फार्मूला हो गया, वाटर ड्रॉप या वाटर बबल, इस केस में एक्सेस प्रेशर कितनी होती है, तो 2T बाय R होती है। और सोप बबल के केस में कितनी होती है, सोप बबल के केस में होती है 4T बाय R। और अगर वाटर जेट की बात करी जाए तो एक्सेस प्रेशर कितनी होती है, T बाय R। तो ये 3 फार्मूला है, इससे आगे कुछ सोचना नहीं, मेनली यही 2 आता है, कभी ये आ जाए तो ये 3 चीजें याद रखने हैं। अब इसकी यूज क्या है, आप ऐसे समझो, इसकी यूज समझाता हूँ। आपने कभी कभी बारिश में देखा होगा, बारिश में क्या देखे होगे, बारिश में ऐसा देखे होगे, हाँ बारिश में आप ऐसा देखे होगे कि एक बड़ा सा बबल्स आया और एक छोटे से बबल से आ करके ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया और आ करके ना कुछ ऐसे बना देता है, ऐसे कुछ ऐसा शेप बना देता है और जुड़ जाता है। ऐसा देखे हो क्या, बारिश के मौसम में ऐसा रहता है। बारिश के मौसम में आप देखे होगे कहीं पे, अगर सड़क के किनारे पे अगर आप देखे होगे बबल्स बनते हुए, या माउथ से भी ब्लो करते हैं बबल्स, वो भी अगर संपर्क में आएगा तो वो इस तरीके का हो जाएगा। तो देखो क्या है ना, इस बबल का रेडियस मान लो कैपिटल R है और इस बबल का रेडियस है स्मॉल r। तो जब ये दोनों जुड़ता है तो क्या होता है, ये जो कर्वेचर बनता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको मैं फिर से बनाता हूँ। जब भी ये दोनों जुड़ेगा ना, ये दोनों पहले इस तरह से संपर्क में आएगा और फिर क्या करता है, वो एक होने की कोशिश करता है। तो उसका थोड़ा सा ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा शेप हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा मान लो हो गया, ऐसा हो गया। तो पहले वाला इसका रेडियस नहीं रह पाता, इसका रेडियस पहले था R और कैपिटल R। अब इसका इधर से अगर देखेंगे तो इसका शेप अभी भी वही है, स्मॉल r वाला, इसका कैपिटल R वाला है, लेकिन एक कॉमन सरफेस बन जाती है। कॉमन सरफेस की अगर आप रेडियस देखेंगे तो बहुत बड़ी बनती है, ऐसा लगता है कि किसी बिगर स्फीयर का पार्ट बनाओ। तो जनरली क्वेश्चन में ना ये रेडियस पूछी जाती है कि ये वाली रेडियस आप बता दो कि ये रेडियस कितनी है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं COA, कोलेस्क ऑफ 2 ड्रॉप्स या कोलेस्क ऑफ 2 बबल्स। 2 बबल्स के मिलने पे एक कॉमन कर्वेचर क्रिएट होता है ना, कॉमन रेडियस क्रिएट होता है, कॉमन सरफेस क्रिएट होता है। उस कॉमन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी जाती है। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस। तो बताओ कॉमन सरफेस कैसे बना होगा, बहुत सिंपल है। अब देखना कॉमन सरफेस कैसे बना होगा, तो ऐसे बना होगा, अभी मैं बताया कि कॉमन सरफेस मान लो इस तरीके का बन गया।
और कॉमन सरफेस बना ही क्यों? ये मान लो कॉमन सरफेस है हमारा, ये कॉमन सरफेस है, ये बना क्यों? तो रीजन ये है कि छोटा वाला जो ड्रॉप है ना वो इधर से एक प्रेशर लगाया और बड़ा वाला भी एक प्रेशर इधर लगाया, लेकिन छोटे वाले बबल का प्रेशर ज्यादा होता है। कैसे पता चला ज्यादा होता है? तो हमने बोला था एक फॉर्मूला, एक्सेस प्रेशर होती है 2T/R। तो देखो अगर रेडियस कम होगी ना तो प्रेशर ज्यादा होगा, रेडियस कम होगी तब जाके होगा प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है 2T/R। तो रेडियस कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, यानी छोटी छोटी बबल में प्रेशर ज्यादा होती है। छोटी बबल में प्रेशर गैस की क्या होती है? गैस की ज्यादा होती है। और बड़ी जैसे जैसे होती जाएगी ना तो उसके अंदर का प्रेशर कम होते जाता है। बड़ी बबल्स में प्रेशर कम होती जाती है, प्रेशर कम होती जाती है, ऐसा हो जाता है। और देखो इसके लिए ना एक एक्सपेरिमेंट भी की जाती है, मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट को भी बताता हूँ। क्या है ये एक्सपेरिमेंट, आप जरा समझना। हम ना क्या करते हैं, यहाँ पे एक पाइप लगाते हैं और इधर एक बड़ा सा बलून्स को ला करके यहाँ पे रख देते हैं। बड़ा सा बलून्स लगा दिया और दूसरे साइड में बहुत छोटा सा बलून्स लगाया। और इस बैलून्स में क्या है? बलून्स में गैस भरी हुई है। बलून्स में यहाँ पे स्टॉप कॉर्क है। स्टॉप कॉर्क क्या करती है? राइट साइड वाले एयर को इधर नहीं जाने देती है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड वाले एयर को राइट साइड नहीं जाने देती है ना। और ये बिगर बबल है, बिगर बबल हो, ये बिगर बलून्स हो गया और ये हो गया स्मॉलर बलून्स हो गया। तो आपको क्या लगता है अगर मैं ये जो स्टॉप कॉर्क है, स्टॉप कॉर्क है, स्टॉप कॉर्क को रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो आपको क्या लगता है कौन सा बबल छोटा, किस बबल का साइज बढ़ेगा और किस बबल का साइज कम होगा? किस बबल की साइज बढ़ेगी और किस बबल की साइज कम होगी? बता सकते हो क्या? तो अभी मैं बताया ना एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होती है 2T/R। तो जिसकी R कम उसी का प्रेशर ज्यादा होता है, यानी ना ऐसे समझो, इसका मतलब ये हुआ ना कि इधर वाला प्रेशर बहुत बड़ा है, इस पे स्टॉप कॉर्क पे बहुत बड़ी प्रेशर लगा रहा है ये छोटा वाला, और जबकि इधर से जो प्रेशर है ना वो काफी कम है, काफी कम है। तो जैसे ही स्टॉप कॉर्क यहाँ से हटाएंगे तो इधर वाली एयर इधर मूव करके आने लगेगी इसमें, तो इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होगा और इसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा ना, बिगर 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 बबल बिकम्स मोर बिगर। जो बड़ा होता है ना वो और बड़ा हो जाता है, और स्मॉलर बबल या स्मॉलर बलून बिकम्स मोर स्मॉलर, मोर स्मॉलर, मोर स्मॉलर। ये आप समझ सकते हो इस एक्सपेरिमेंट से। तो इसी तरह जो हमने यहाँ पे लिया है ना, यहाँ पे यह स्मॉलर है और ये बिगर है, तो बताओ कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा? स्मॉलर। इसीलिए ये ना सरफेस स्मॉलर की तरफ झुक गया है। अब हमें इसकी रेडियस R पता करनी है, कैसे पता करेंगे? तो देखो यहाँ पे ये जो बिगर बबल, एक इमेजिनरी बबल बना है इस सरफेस की वजह से, उस पे एक्सेस प्रेशर कितनी होगी? ऐसा एक सरफेस बना है, ऐसा एक सरफेस बना है, तो इधर से प्रेशर लगा रहा होगा 2T/R और इधर से एक छोटा प्रेशर लगा रहा होगा 2T/R। तो बताओ इस बबल के, ये जो बड़ा सा एक इमेजिनरी बबल्स बन रहा है, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगी? तो अंदर अंदर की प्रेशर एक्सेस हो जाएगी इनसाइड माइनस आउटसाइड, यानी 2T/R माइनस 2T/R, ये हो जाएगी।
ये हो जाएगी एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगी, एक्सेस प्रेशर हो जाएगी 2T/r माइनस 2T/r। अब मैं इसके रेडियस को कुछ भी मान लेता हूँ, r इक्विवेलेंट या r कॉमन। तो r कॉमन मानूंगा तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेस प्रेशर की फॉर्मूला होती है 2T/r। यहाँ पे r कॉमन ली जाएगी तो 2T/r माइनस 2T/r, तो 2T गेट्स कैंसल, तो 1/r कॉमन क्या आ गई, 1/r माइनस 1/r। तो ये फॉर्मूला है, RC की वैल्यू क्या आ जाएगी, R कॉमन है तो R इंटू R ओवर R माइनस R। ये वो फॉर्मूला है जो एक्सेस प्रेशर को डिफाइन, एक्सेस प्रेशर वाले बबल्स को, जब भी दो बबल्स ना कोलेस्क होंगे, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो जो कॉमन सरफेस होता है वो इतना रेडियस बनाता है। क्वेश्चन किस टाइप की आती है, देखो क्वेश्चन इस टाइप की आती है, एक 4 सेंटीमीटर की बबल्स और एक 2 सेंटीमीटर की बबल्स है ना, कंबाइन होगी, तो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस। तो अभी हमने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस का फॉर्मूला है हमारे पास r इंटू आर ओवर r माइनस r। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, देखो स्मॉल r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r की बिगर की 4 सेंटीमीटर, 4 माइनस 2 तो कितनी आ गई, 2 मल्टीप्लाई 4 ओवर 2, तो 4 सेंटीमीटर, कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे फॉर्मूला लगा के, ठीक है। इस तरह से हम यूज करके हमेशा फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि दो बबल, सेकेंड सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड सिचुएशन में ऐसा भी होगा ना कि दो बबल अलग अलग साइज का आएगा और जोड़ करके एक बिगर बबल बना देगा, तो वहां पे कंडीशन दिया रहेगा कि इफ टू बबल्स कोलेस्क का मतलब जुड़ जाना, कोलेस्क एंड फॉर्म अ सिंगल बिगर बबल इन आइसोथर्मल कंडीशन, ऐसा बोला गया, आइसोथर्मल कंडीशन है। देन फाइंड रेडियस ऑफ बिगर बबल, ये पूछा जाएगा बिगर बबल की रेडियस क्या होगी। तो देखो मान लो ये दो आ रहा है जुड़ने के लिए, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इसमें N1 होगा और इसमें N2 होगा, तो बड़ा वाला जो बबल बना, मान लो इसमें नंबर ऑफ मोल है N, तो हमें पता है अगर इसमें 2 मॉलिक्यूल है, इसमें 3 मॉलिक्यूल है, तो इसमें 5 ही मॉलिक्यूल्स होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो 2 + 3 को ही तो 5 लिखेंगे, तो जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, N1 + N2 = N, ऐसे लिखी जाएगी। और अच्छा गैस की प्रॉपर्टी आप जानते हो, PV = nRT, ऐसा जानते हैं। R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। और n को क्या लिख सकते हो, n को PV लिख सकते हो, तो N1 को लिख दूंगा P1 V1, N2 को लिख दूंगा P2 V2 और n को लिख दूंगा PV। अब बताओ अगर इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, तो प्रेशर कितनी हो जाएगी, एक्सेस प्रेशर पता है, एक्सेस प्रेशर आता है 2T/r। अब वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³। फिर ऐसे ही सेकंड में एक्सेस प्रेशर क्या होगी, 2T/r2, और वॉल्यूम स्फेरिकल है तो 4/3 πr2 का क्यूब। वैसे ही बिगर वाले में कितनी होगी एक्सेस प्रेशर, 2T/r, वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 πr³। तो देखो 2T सब में कॉमन होके कट गया,
यहाँ देखो R1 से एक R1 कट गया, R2 से एक R2 कट गया, R से एक R कट गया, 4/3 पाई भी सब में है तो वो भी कट गया, बचा क्या, देखो बचा क्या, यहाँ पे बचा R1 स्क्वायर, यहाँ पे बचा R2 स्क्वायर और यहाँ पे बचा R स्क्वायर। तो R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू हो गई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, है ना। जब दो बबल इस तरह से कंबाइन होकर के सिंगल बबल बन जाए जिसकी रेडियस R1 और R2 हो और इसकी रेडियस R हो, तो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि R की वैल्यू बताओ, तो क्या बताएंगे, रिलेशन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये बताएंगे। कंडीशन क्या रहना चाहिए, कंडीशन इज आइसोथर्मल, कंडीशन इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंडीशन में ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन में गिवन है कि इन आइसोथर्मल कंडीशन, इन आइसोथर्मल कंडीशन two bubble combine to form a single bubble, then find radius of bigger bubble की रेडियस बतानी है। इसकी रेडियस दी गई है 2 सेंटीमीटर, इसकी दी गई है मान लो 3 सेंटीमीटर। तो जो बिगर बबल बनेगा कंबाइन होकर के उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बता। तो हमें पता है बिगर बबल की रेडियस आइसोथर्मल में होती है R1 प्लस R2, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का रूट, एक हो गया 2 का स्क्वायर, दूसरा हो गया 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितनी आ गई √13, कितनी आ गई √13। स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक से सॉल्व करते हैं। मान लो ऑप्शन में √13 नहीं है, वैल्यू लिखनी है, तो आपको बताया था इसको कैसे लिखेंगे, 9 + 4, स्क्वायर रूट करने की ट्रिक बता रहा हूँ। फिर इसको ऐसे लिखेंगे √9 + 4 डिवाइडेड बाय 2 √9, ऐसे लिखेंगे ट्रिक से। ये हो जाएगा 3 प्लस ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 का रूट 2 हो जाएगा, 3 + 0.67 हो गया 3.67 सेंटीमीटर। तो बिगर बबल की ये रेडियस हो गई, है ना। इस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, ऐसा कभी कभी आपने किया होगा कि एक छोटा सा इस तरह के मार्केट में देखने को मिलेगा, लिक्विड है, इसमें आप क्या करो, इसमें पाइप को इंजर्ट करो और फिर बाहर निकाल करके क्या करते हैं, माउथ से इसको ब्लो कर देते हैं, माउथ से क्या करते हैं, इसको ब्लो करते हैं, तो छोटा छोटा बबल्स निकलता है, छोटा छोटा बबल्स फॉर्म होता है कि नहीं, छोटा छोटा बबल्स फॉर्म होता है और ये बबल्स कंबाइन भी कर सकता है। तो मान लो ऐसा दिया है कि ऐसा बहुत सारा बबल्स है, कितना बबल्स है, तो मान लो n बबल्स है और इन छोटे से बबल की रेडियस भी दी गई है स्मॉल r, और ये सब कंबाइन हो गया, क्या हो गया, कंबाइन हो गया, जुड़ गया और एक बड़ा बबल बना दिया जिसकी रेडियस है r, जिसकी रेडियस क्या है r है। तो पहली पॉइंट R एंड R में कोई रिलेशन बता सकते हो क्या, रिलेशन बिटवीन R एंड R, दोनों R में क्या रिलेशन होगा बता सकते हो क्या, क्या रिलेशन होगा। तो जितनी इन सब के टोटल वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इसका अकेला होगा। तो स्मॉलर बबल का वॉल्यूम भी है एक की, तो n बबल की वॉल्यूम n भी हो जाएगी, अब बिगर बबल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब, बिगर की कितनी होगी 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई जो दोनों साइड है कैंसिल आउट हो गई, तो n r का पावर q इक्वल्स टू r का पावर 3। तो हम अगर क्यूब को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी n का पावर 1/3 इंटू r। तो बिगर बबल की रेडियस स्मॉलर के टर्म में आ गई। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, देखो जब भी बॉडी कंबाइन होती है ना तो वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन सरफेस एरिया चेंज हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इनिशियल सरफेस एरिया एंड फाइनल सरफेस एरिया में क्या रिलेशन है,
तो एक की सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, एन का एन 4 पाई आर स्क्वायर, ये इनिशियल एरिया थी। फाइनल एरिया कितनी हो गई, फाइनल एरिया हो गई 4 पाई बिगर आर स्क्वायर। तो एरिया में चेंज कितना आया, एरिया में चेंज आया एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया में चेंज आया। 4 पाई कॉमन ले लिया, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एरिया में चेंज। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन ही होता है कि वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। याद है क्या, देखो इस तरह से लिखा था वर्क को, टेंशन सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ऐसे लिखा था। वर्क डन कितना करना पड़ता है एरिया चेंज करने में, टी इंटू डेल ए। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछे कि एन ड्रॉप्स को बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट करने में सरफेस टेंशन को कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क का सिंपल फॉर्मूला लिखोगे टी, और चेंज इन एरिया अभी अभी देखो निकाले हो, चेंज इन एरिया ये है, चेंज इन एरिया हो गई 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वर्क डन हो गया। लेकिन ये वर्क डन किसके लिए है, ये वर्क डन है ना, वाटर बबल के लिए है, वाटर बबल के लिए है। सोप बबल के लिए वर्क डन पूछी जाए तो क्या करोगे, दुगना कर दोगे, तो ये 8 पाई हो जाएगा एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये वर्क डन किसके लिए होगी, वाटर बबल के लिए, सॉरी ये सोप बबल के लिए हो जाएगी। तो सोप बबल और वाटर बबल में केवल डिफरेंस है ना कि 2 टाइम्स है सोप में, क्योंकि इसकी 2 सरफेसेज होती है। ठीक है, तो ये वर्क डन करना पड़ता है। और आपको पता है जो ये वर्क डन करता है, जो वर्क डन हुआ है उसमें क्या होती है, हीट लॉस्ट होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हीट लॉस्ट फाइंड करो, तो हीट लॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी ये होती है। तो वर्क डन की अगर इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगी, देखो एम एस डेल्टा टी इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला आया था 4t एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये। तो आपसे क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू पूछी जाएगी। तो डेल्टा टी की वैल्यू बता सकते हो, बबल्स जब भी बनते हैं ना तो टेम्परेचर में भी एक चेंज आता है। ये हो गया 4 पाई टी ओवर एम एस एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये होती है। तो इतना टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर में इतना चेंज आता है, इतना से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इतना से टेम्परेचर कम हो जाएगा, इतना से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सर नेट हाँ, जब भी ना एक बड़ा बबल्स, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही सर। तुम्हारी तरफ से भाई, हाँ सर। देखो जब भी एक बिगर बबल छोटे बबल में कन्वर्ट होती है ना तो टेम्परेचर कम हो जाती है। कभी फील किए हो क्या, बारिश के मौसम में छोटी छोटी बूंदें जब पड़ती है ना तो देख एकदम ठंडी लगेगी। तो एक बिगर बबल्स को ना, एक बिगर वाटर ड्रॉप्स को या बिगर बबल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं ना तो उसकी टेम्परेचर कम हो जाती है, और इसका अपोजिट। और अगर स्मॉलर से बिगर करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट होकर के आए, कितना बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से लिखी जा सकती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आज की क्लास की सरफेस टेंशन की। और सरफेस टेंशन की आगे भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशन है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं स्टार्ट करूंगा कैपिलरिटी, कैपिलरिटी। सर हाँ अभी मैं हिंट दे रहा हूँ कैपिलरिटी क्या होती है क्या। सर इस वीडियो को सर भेज देना सर उस पे, ठीक है, आज की क्लास को सर। ठीक ठीक ठीक, वीडियो में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो देखो कैपिलरिटी क्या होती है ना, थोड़ा कैपिलरिटी सुनना, वो भी एक्सेस प्रेशर के कारण ही होती है। अभी जो ऊपर एक्सेस प्रेशर देखे हो ना, जितने भी वो लेक्चर होते हैं ना उसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहां से आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखो कैपिलरिटी क्या होती है ना, जैसे किसी कंटेनर में पानी रखा हो और एकदम पतली सी ट्यूब, यहाँ पे पानी रखा है और पतली सी एकदम ट्यूब ना, जैसे ही अंदर डालेंगे इसके अंदर पतली सी ट्यूब होनी चाहिए, तो आप देखेंगे ना पानी थोड़ा ऊपर चला जाता है, पानी थोड़ा ऊपर चला जाता है और यहाँ पे ना बेंट हो जाता है, सरफेस भी कर्व हो जाता है ऐसे। इसको अगर जूम करके देखो, इसको अगर जूम करके देखो तो ना सरफेस ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है सरफेस, ऐसा हो जाता है सरफेस। ठीक है, ये क्यों होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। These are due to cohesion and adhesion force। तो ये कैपिलरिटी कहलाती है कि लिक्विड के अंदर अगर आप स्मॉल थिकनेस वाली, जिसकी रेडियस काफी कम हो, ऐसी ट्यूब डालेंगे ना तो वाटर या बहुत सारी लिक्विड में राइज हो जाती है, लेकिन यही अगर मरकरी बाथ में डालेंगे तो नीचे चली जाती है। मरकरी बाथ मान लो ये है और यहाँ पे अगर ट्यूब डालेंगे तो आप देखेंगे ना कि मरकरी और नीचे चला गया, मरकरी ना और नीचे चला गया, ऊपर नहीं जाता है। तो कुछ लिक्विड्स होता है जिसमें राइज होता है, हाइट गेन करता है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लेंथ का फॉल आ रहा है। रीजन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं अगर बात करूंगा कि अगर मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें सिल्वर लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, सिल्वर लिक्विड के फॉर्म में, अगर इसमें आप ग्लास की रॉड डालेंगे ना तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, एकदम नो राइज नो फॉल की कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह की जो फेनोमेनन है कि कभी राइज होती है लेवल, कभी फॉल होती है लेवल, और कभी नो राइज नो फॉल होती है। रीजन क्या है इसके पीछे का, रीजन क्या है, रीजन है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स क्या हो गई, कोहेसिव फोर्स हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया जैसे कि ये दो बंदा है, सेम ही तरह का है, सेम टाइप का है, कोई चेंज नहीं है, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये सेम टाइप का है, ये ए है और ये भी ए है। तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है वो कोहेशन कहलाती है। ठीक है, और अगर दो बंदा है जो अपोजिट है, अपोजिट नेचर का है ना, अपोजिट नेचर का, अपोजिट नेचर का, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है ये कहलाती है एडहेसिव फोर्स, एडहेशन कहलाती है, और जो फोर्स अप्लाई होगी उसे एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो इस कोहेशन एडहेशन के कारण ही ना क्या होता है, इस तरह की सरफेस बन जाती है, इस तरह की सरफेस बन जाती है। और हमें पता है कि जब इस तरह की सरफेस बनती है तो एक एक्सेस प्रेशर जनरेट होगा, नहीं, हमें पता है कि कॉनकेव साइड में एक्सेस प्रेशर ज़्यादा जनरेट होती है, और एक्सेस प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वाटर की फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारी टॉपिक होगी कैपिलरिटी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। लिक्विड का कौन कौन सा प्रॉपर्टी हमने देख रखा है, तो देखो लिक्विड की हमें पहली प्रॉपर्टी बताया था बुआयंसी, दूसरा बताया सरफेस टेंशन, थर्ड मैं बताऊंगा कैपिलरिटी, और फोर्थ बात करूंगा विस्कोसिटी। तो ये फोर प्रॉपर्टी है, इसमें बुआयंसी हो गई है, सरफेस टेंशन हो गई। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा है कैपिलरिटी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैपिलरिटी प्रॉपर्टी की। कैपिलरिटी क्या होती है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ वेरी थिन ट्यूब व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द लिक्विड। ठीक है, तो इसकी बात मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में।